सो ये है कंप्लीट एनालिसिस यूएस और इंडिया के ट्रेड डील का। किस स्पेसिफिक सेक्टर को फ़ायदा हो रहा है और किसको कोई फ़ायदा नहीं है, बस वो ऐसे ही भेड़ चाल में इस टाइम पे चल रहा है। हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ये सारे आर्टिकल्स हैं जिसको मैं एनालाइज करने वाला हूँ, जो मैंने 3 बिजनेस न्यूज़पेपर से पिक किए हैं। इसमें से कुछ ट्रेड डील के अलावा भी आर्टिकल्स होंगे, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने मेटा और व्हाट्सएप को अच्छे से धमकाया, कहा है कि भाई इंडिया से निकल जाओ क्योंकि हमारा डेटा ये कहीं ना कहीं मिसयूज कर रहे थे। इसके अलावा रुपये ने सिंगल डे हाईएस्ट गेन दिया है पिछले 7 साल में। तो ये सारे आर्टिकल्स जेम्स ज्वेलरी अलग अलग सेक्टर्स के मैं डिस्कस करने वाला हूँ, एनालाइज करने वाला हूँ। अगर ऐसे आर्टिकल्स पसंद है आपको, ऐसे वीडियोस पसंद है, तो इस चैनल को आप अभी सब्सक्राइब करो, अभी लाइक करो, ताकि ऐसी वीडियोस आपके फीड में और ज़्यादा हैं एंड आप डेली 15 मिनट से आधा घंटा दे करके सारी चीज़ें सीख पाए कि कैसे खुद से बिजनेस न्यूज़पेपर को पढ़ना है, खुद से कैसे एनालाइज करना है। अब शुरुआत करते हैं सबसे पहले आर्टिकल से, और ये है एग्री डेयरी इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड इन यूएस ट्रेड डील। यूएस ट्रेड डील में इंडिया और यूएस के बीच में एक बड़ा प्रॉब्लम ये था कि वो चाहते थे कि उनके एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो इंडिया में एक्सपोर्ट कर पाए, और इंडिया अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को ना बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्ट करता है, बहुत प्रोटेक्टिव है उसको लेकर के। स्पेसिफिकली आप देखो, जो हमारा सेंसिटिव एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर है, इसमें हमने पूरी तरीके से इसे प्रोटेक्ट किया है, ये कहना है हमारे यूनियन मिनिस्टर का। एंड यहाँ पे क्या होगा कि ओवरऑल बेसिस पे डेयरी प्रोडक्ट्स को लेके कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी अड़े हुए थे कि वो डेयरी प्रोडक्ट्स जो है एक्सपोर्ट करना चाहते हैं इंडिया में। बट हमने यहाँ पे क्लियरली नेगोशिएट किया है कि हमें ऐसी कोई भी चीज़ इंडिया में नहीं चाहिए व्हेन इट कम्स टू एग्रीकल्चर गुड्स, व्हेन इट कम्स टू डेयरी प्रोडक्ट्स, जहाँ पे हम आपको कंसेशन देंगे बहुत ज़्यादा। सो यहाँ पे जो ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव है यूनाइटेड स्टेट्स के, उनका ये कहना है कि यहाँ इंडिया लाइक एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड इंक्लूडिंग यूएस की तरह ही और बाकी देशों की तरह कुछ प्रोटेक्शन करता है, प्रोटेक्ट करता है अपने कुछ की एरियाज को, एंड वो कंट्रोल करेंगे एंड विल कंटिन्यू टू वर्क ऑन द एक्सेस। हम चाहेंगे आगे एक्सेस मिले हमें, लेकिन यहाँ पे इंडिया जो है अपने टैरिफ्स को जीरो कर देगा एंड न्यू दिल्ली सब्सटैंशियली रिड्यूस करेगी टैरिफ्स ऑन इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर गुड्स। कुछ चीज़ों को प्रोटेक्ट भी करेगी वो, उनका ये कहना है, एंड दे एक्सेप्ट इट क्योंकि यूएस भी प्रोटेक्ट करता है। सो न्यू मैथ्स अगर आप देखोगे तो यहाँ पे यूएस टैरिफ और शेयर इन एक्सपोर्ट्स कितना है हमारा, ये बता रहा है कि यूएस इस पे कितना टैरिफ लगाता है, ये बता रहा है कि हम कितना इसमें टोटल यूएस को एक्सपोर्ट करते हैं। तो आप देखते हो फिनिश्ड ऑटोमोबाइल एंड ऑटो पार्ट्स पे 25% लग रहा है, स्टील एल्यूमिनियम पे 50%, कॉपर, ये स्टील एल्यूमिनियम पे टैरिफ कम नहीं होने वाला, मैं पहले ही बता दूं आपको। एंड बाकी चीज़ें जो है इलेक्ट्रॉनिक्स, ये तो जीरो थी। अब शेयर कितना है इन एक्सपोर्ट्स टू यूएस, 3.3%, 5.7%। अच्छा शेयर इसका है फार्मास्यूटिकल्स, हमारा 16.6% यहाँ पे शेयर एक्सपोर्ट्स में किसका है, यूएस का है, जिसपे ऑलरेडी जीरो टैरिफ है, पहले भी जीरो टैरिफ ही थे। तो इंडिया के जो इंडियाज इफेक्टिव टैरिफ रेट और सेक्टोरल शेयर ऑफ गुड्स एक्सपोर्टेड टू यूएस, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। अब बात करूंगा अगले आर्टिकल की। ये तो जनरल आर्टिकल था कि हम ओवरऑल अभी भी इंपोर्ट नहीं करने वाले हैं एग्रीकल्चर गुड्स। अब ये जो डील है ना, वो एक ग्लिमर ऑफ होप बन गई है बिलीगर्ड आईटी सर्विसेज प्लेयर के लिए। अब बिलीगर्ड आईटी सर्विसेज, बिलीगर्ड का मतलब होता है परेशान, ठीक है, बिल्कुल त्राहिमाम जो हो चुका है वो बिलीगर्ड है। बिलीगर्ड मिडिल क्लास के लिए यूज होता है जब भी बजट्स आते हैं, तो न्यूज़पेपर में आप देख सकते हो इस टर्म को। सो इंडिया यूएस ट्रेड डील जो है, इसने ब्रीदर रूम दिया है आईटी के लिए। अब आईटी के लिए कोई कंसेशन नहीं आया, ना आईटी के लिए पहले कोई प्रॉब्लम था, ना अभी कोई ऐसा प्रॉब्लम जो पहले था वो सॉल्व हो गया है। सो ये क्यों इतना खुश है? तो आईटी में ना प्रॉब्लम चल रहा है ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी का। जो पूरी दुनिया में जितनी भी कंट्रीज हैं, उनका यूएस के साथ ट्रेड डील कैंसिल हो गया, और कहीं ना कहीं इसकी वजह से क्या हुआ, स्पेंडिंग कम हो गई। यूएस के जो इनके क्लाइंट्स हैं, यूरोप के क्लाइंट्स हैं, ये अब स्पेंडिंग नहीं कर रहे हैं अपने आईटी पर, और आप कह सकते हो कि अपग्रेड नहीं कर रहे हैं, इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे हैं, डरते हैं इस वक्त इन्वेस्ट करने से क्योंकि बड़ा अनसर्टेन एनवायरनमेंट है। अनसर्टेन एनवायरनमेंट में कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे राहत की बात ये है आईटी के लिए बस कि ओवरऑल स्टेबिलिटी अगर आएगी ना ग्लोबली, और हर कंट्री का ट्रेड डील हो जाएगा यूएस के साथ, स्पेसिफिकली बड़ी मेजर इकोनॉमीज का, तो इससे वापस से आईटी कंपनीज के पास नए प्रोजेक्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। हालांकि मैं कंप्लीटली अग्री नहीं करता हूँ। दुनिया भर में अगर आप देखोगे तो सारी कंपनीज कुछ करें या ना करें, अपने आप को एआई में अपग्रेड जरूर करना चाह रहे हैं, राइट? एआई अपग्रेड पे काम कर रहे हैं, किसी तरीके से एआई को इनकॉर्पोरेट करना चाह रहे हैं। सो ये काम करने में हमारी आईटी कंसल्टिंग कंपनीज उनकी बहुत मदद कर सकती हैं। अब अगर मैं सीधे सीधे बात करूं तो इनके पास काम बढ़ना चाहिए, आना चाहिए, डजंट मैटर, बिकॉज एआई अपग्रेड पे सारी कंपनीज इन्वेस्ट कर रही हैं इस वक्त। तो आईटी कंपनीज के पास काम की कमी यहाँ पर नहीं रहने वाली, जैसा तक कि हमें लग रहा है इस वक्त। एंड जो अग्रीमेंट है सिग्नल करता है कि आईटी सर्विसेज आर नॉट एटलीस्ट फॉर नाउ बीइंग ड्रॉन इनटू टैरिफ क्रॉसफायर। इनके ऊपर तो ना कोई टैरिफ है ना कोई टैक्स है। तो बस दुनिया भर में क्योंकि स्टेबिलिटी आएगी मेजर इकोनॉमीज के साथ, अगर ट्रेड डील होगा तो कहीं ना कहीं
स्पेसिफिकली इंडिया के साथ भी, तो इसीलिए ये खुश हैं और इसीलिए इनके शेयर में भी हमें तेजी नजर आ रही है। आप ये देख सकते हो इनका वन डे 1 से 3% इनके शेयर्स कल ऊपर थे और यही बहुत बड़ा रीजन है क्योंकि यूरोपियन यूनियन और यूएस ये दोनों लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट है हमारे लिए, इंडिया के लिए, और यहाँ पे आईटी सर्विसेज को काफी बेनिफिट मिलेगा। अब बात करता हूँ अगले आर्टिकल की, और एक ये जो ट्रेड डील है ना, इसका सबसे बड़ा फायदा हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री को हो रहा है और सबसे बड़ा नुकसान भी इन्हीं को हुआ था जब टैरिफ लगे थे इंडिया पर। ये मैं आपको बता दूं, जिसको सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था उसी को अब सबसे ज़्यादा ऑफ कोर्स बेनिफिट भी होगा, राहत भी मिलेगी। तो इन्होंने कहा है कि 18% ये टैरिफ कर देंगे घटा करके। इससे टेक्सटाइल और अपैरल सेक्टर इन्हें कंपेटिटिव एज मिल जाएगा वियतनाम, चाइना, बांग्लादेश, पाकिस्तान और इंडोनेशिया के अगेंस्ट। जो की फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है ना, और जो राइजिंग यूएस सोर्सिंग है इंडिया से, इसके वजह से मंथली डबल डिजिट ग्रोथ रेट आ सकता है टेक्सटाइल में। यस, एंड यूएस का जो टैरिफ डिसीजन है वो आया है आफ्टर द बजट लाइंड अप सेवरल मेजर्स टू सपोर्ट एक्सपेक्टेड डिमांड पिक। अब देखो डबल फायदा इन्हें हुआ कैसे। सबसे पहले तो यूएस ने इनके ऊपर टैरिफ लगा दिए, तो पिछले तो भाई साल भर जो है बहुत ही कठिन रहा इनके लिए, लेकिन फिर बजट में गवर्नमेंट ने इनके लिए बहुत सारे कंसेशंस अनाउंस किए, तो इन्हें क्या मिला, भारत सरकार से ढेर सारा फायदा मिला। और उसके बाद यूएस ने वो टैरिफ हटा दिए। अब उस टैरिफ की वजह से तो इन्हें इतने बेनिफिट दिए गए इंडिया द्वारा, अब वो टैरिफ भी हट गए हैं, तो भारत सरकार से भी इन्हें काफ़ी बेनिफिट मिल रहा है और साथ ही साथ इन्हें यूएस से भी काफ़ी एडवांटेज मिल रहा है। अब यूएस में भी जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई इनकी, तो ये एक मैं कहूँगा डबल बेनिफिट है और इसकी वजह से डबल डिजिट ग्रोथ रेट आ सकती है। इस आर्टिकल का कहना है हमारे अपैरल एंड होम टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स में, और 1.27 बिलियन डॉलर्स का जो ओवरऑल हमारा रन रेट है एक्सपोर्ट का, वो बढ़ करके यहाँ से 1.5 to 1.6 हो सकता है। तो 11 बिलियन डॉलर का हमारा एक्सपोर्ट है टेक्सटाइल और अपैरल का टू यूएस, और ये अकाउंट करता है टू 28% ऑफ द कंट्रीज टोटल एक्सपोर्ट्स इन दिस कैटेगरी। इस कैटेगरी का 28% कहाँ जाता है, सिर्फ यूएस को जाता है। तो यहाँ पे बहुत बढ़िया एडवांटेज अनलॉक हो सकता है, अपॉर्चुनिटीज अनलॉक हो सकती है, और यूरोपियन यूनियन के साथ भी ट्रेड डील साइन हुआ है, उसमें भी जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट है उसके लिए काफ़ी अच्छा बेनिफिट दिया गया है। तो ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा खुश होने वाली है इससे। अब बात करूंगा अगली इंडस्ट्री की जो बहुत परेशान थी, और वो थी जेम्स एंड ज्वेलरी। जेम्स एंड ज्वेलरी अब फिर से शाइन करने वाली है। जो ईजिंग हुआ है टैरिफ्स का इम्पोज बाय यूएस मंडे को ऑन इंडियन एक्सपोर्ट्स, इसकी वजह से डिमांड साइड कॉन्फिडेंस काफ़ी बढ़िया हो चुका है जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर में, और होप्स बढ़ गए हैं ऑफ रिवर्सिंग लॉसेस इनकर्ड इन लास्ट 10 मंथ्स। तो यहाँ पे जो रेसिप्रोकल टैरिफ लगा था लास्ट ईयर, इसकी वजह से स्पेसिफिकली डायमंड वगैरह पे लगने के बाद ट्रेड पूरी तरीके से डिसरप्ट हो गया था। यूएस सबसे बड़ा मार्केट है हमारे प्रेशियस स्टोन का, और मोर देन 30% शेयर है यूएस में, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज था। और 44.5% का ड्रॉप आया था एक्सपोर्ट्स में टू यूएस बिटवीन अप्रैल एंड दिसंबर 2025। कट और पॉलिश डायमंड्स और स्टडेड गोल्ड ज्वेलरी और प्लेन गोल्ड ज्वेलरी जो थे, सबसे ज़्यादा नुकसान इनका हुआ था। तो इंडिया की जो ज्वेलरी इंडस्ट्री थी वो पूरी तरीके से परेशान थी। करीब 4 लाख जो आर्टिसंस थे, इनके जॉब को, इनके लाइवलीहुड पे बहुत बड़ा खतरा था, जो अब कहीं ना कहीं जा चुका है। अगर ट्रेड डील वापस से टैरिफ्स नहीं आते किसी रीज़न से, तो कहीं ना कहीं ये अब बहुत, मैं कहूँगा, बढ़िया टाइम आ सकता है हमारी जेम्स एंड ज्वेलरी मार्केट के लिए भी। श्रिम्प सेक्टर, इसको अब एक फ्रेश लीज मिल चुका है। 60% डिक्लाइन आया था इनके काम में, 60% गिर गया था इनका एक्सपोर्ट टू यूएस पास्ट 3 मंथ्स में। प्राइस अनसर्टेनिटी इतनी ज़्यादा थी, और श्रिम्प इंडस्ट्री जो है वो उसे अब फ्रेश लीज मिल चुका है क्योंकि टैरिफ अब 18% पे आ चुके हैं। इवन इसके अलावा बावजूद इंडिया का जो श्रिम्प एक्सपोर्ट है वो बढ़ करके 8 लाख टन हो गया था 2025 में, क्योंकि हमने नए मार्केट्स ढूंढ लिए जैसे कि चाइना, रशिया, वियतनाम। गवर्नमेंट डेटा ये बताता है। ओवरऑल मरीन एक्सपोर्ट्स टू चाइना भी 2 गुना हुआ, फ्रॉम 76 मिलियन टू 205 मिलियन डॉलर्स। तो यहाँ पे हमने तुरंत से शिफ्ट किया दूसरे मार्केट पे हमारे एक्सपोर्ट्स को। अब मार्केट डायनामिक्स में भी काफ़ी चेंज आया, तो इंडिया जो है पॉइज्ड है टू एक्सपोर्ट एन ऑल टाइम हाई ऑफ श्रिम्प इन वॉल्यूम टर्म्स। 8 लाख टन हम एक्सपोर्ट करने वाले हैं, एंड ऑलरेडी 6.5 लाख टन हम कर चुके हैं नवंबर, और दिसंबर में हमारा एक्सपोर्ट होगा अनदर 75 to 65,000 टन का। तो यहाँ पे 2021 में जो हमारा रिकॉर्ड था 7,34,000 टन का, ये रिकॉर्ड भी टूट सकता है। तो ये हो गया श्रिम्प एक्सपोर्ट। अब बात करूंगा मेडिकल डिवाइसेस की। यस, मेडिकल डिवाइसेस को भी एडवांटेज मिलने वाला है टैरिफ के कम होने से। यूएस टैरिफ कट हुआ है इंडियन गुड्स पे। अब ये टर्निंग पॉइंट है हेल्थ केयर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का, जहाँ पे मेडिकल डिवाइसेस सबसे बड़े बेनिफिशियरीज रहने वाले हैं। एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि यहाँ पे ग्लोबल सप्लाई चेन अब शिफ्ट कर रहा है चाइना से, और इंडिया
क्योंकि सस्ते में आपको चीज़ प्रोड्यूस करके दे देता है, तो यहाँ से काफ़ी इम्पोर्ट हो सकती हैं चीज़ें जो एडवांस मेडिकल टेक्नोलॉजीज़ हैं जो यूएस जाएंगी एक्सपोर्ट होकर के। तो यहाँ पे एक लॉन्ग स्टैंडिंग वल्नरेबिलिटी थी जो अब खत्म हो चुकी है, क्योंकि इसमें ज़्यादा मार्जिन नहीं होता, इस काम में प्रॉफिट मार्जिन बहुत बड़ा नहीं है, इनका ये कहना है। तो ये बड़ा मैटर करता है अगर 2% से भी टैरिफ ऊपर नीचे हो जाए तो। अब यहाँ पे हम लोग क्या एक्सपोर्ट करते हैं? मेडिकल डिस्पोजेबल्स, सिरिंज, नीडल्स, इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन सेट्स, बेसिक एक्सेसरीज। तो यहाँ पे ना आपके पास प्राइसिंग पावर नहीं होती, आप ये नहीं बोल सकते कि मैं 100 रुपये महंगा बेचूंगा, कि सिर्फ मैं ही बेच रहा हूँ, बाकी लोग भी बेच रहे हैं, बहुत सस्ता बेच रहे हैं। तो छोटा सा कॉस्ट शिफ्ट भी आए ना, तो इससे टेंडर आउटकम्स चेंज हो जाते हैं पूरे। तो कहीं ना कहीं जो डेटा है दिख रहा है यहाँ पे कि अब क्योंकि स्टेबिलिटी है, टैरिफ कम हो गया है, तो यहाँ पे इंडिया के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है व्हेन इट कम्स टू मेडिकल इक्विपमेंट्स, जो अब हम लॉन्ग टर्म सप्लायर जो है यूएस हेल्थ केयर सिस्टम के यहाँ पे रह सकते हैं, एक रिलायबल लॉन्ग टर्म हेल्थ केयर सप्लायर। तो चाइनीज मेडिकल डिवाइसेस भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 30 से 34% का टैरिफ लग रहा है और इंडिया पे 18% ही लग रहा है। तो 12% का जो टैरिफ एडवांटेज है ना हमारे पास, ये बहुत बड़ा एज है डिसाइड करने में कि सामान चाइना से आएगा या इंडिया से आएगा। तो इंडिया अभी 10% मार्केट शेयर है इंडिया का यूएस डिस्पोजेबल मार्केट में, कंपेयर टू चाइना जिसके पास 20% मार्केट शेयर है। तो जो दोनों के बीच में गैप है ना 10% का, कहीं ना कहीं इंडिया ऐसे क्लोज कर सकता है अगर इसी तरीके से टैरिफ एडवांटेज रहता है हमारे पास तो। अब फार्मास्यूटिकल्स पर्टिकुलरली जो जेनरिक्स हैं, जो जेनरिक दवाइयाँ बनाती हैं, वो इंसुलेटेड थी टैरिफ वॉलेटिलिटी से, इन पे कोई टैरिफ लगा ही नहीं था इनके ऊपर। तो यहाँ पे इन पे तो कोई ज़्यादा डिफरेंस आने वाला है ही नहीं। अब बात करूंगा अडानी डिफेंस की। अडानी डिफेंस में प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए ही जा रहा है, पार्टनरशिप्स लॉन्च किए जा रहा है। अभी एक ब्राज़ील की कंपनी के साथ इन्होंने लॉन्च किया था पार्टनरशिप। अब एक इटालियन एरोस्पेस मेजर है लियोनार्डो, इनके साथ इन्होंने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अनाउंस किया है कि एक इंटीग्रेटेड हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम इंडिया में लेकर के आएंगे, और एक MOU भी साइन किया गया है। तो यहाँ पे ये इंडियन आर्म्ड फोर्सेज की नीड्स को यहाँ पे देखेंगे, और पर्टिकुलरली लियोनार्डो की जो AW169M और AW109M ट्रैकेम हेलीकॉप्टर्स हैं, इस पर ये फोकस करने वाले हैं, इनका ये कहना है। तो अनाउंसमेंट आई है एक हफ्ते बाद जब अडानी डिफेंस और एरोस्पेस ने ब्राजीलियन मेजर एम्ब्रायर के साथ भी एक स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन किया रीजनल एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में। सो डिफेंस एंड एरोस्पेस में अडानी अब अपने कदम रख चुका है, एंड ये फेमस है किस चीज़ के लिए? बड़े प्रोजेक्ट्स उठाने के लिए। ग्लोबली बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स किसी भी कंट्री में उठा लेता है जाके, ठीक है। दूसरा, ये डेट, ये बहुत ही अच्छे से अभी तक डेट मैनेज कर पाए हैं। बहुत डेट हेविली इंडेटेड है ये, ठीक है। पूरा काम लोन पे करते हैं, डेट पे करता है, लेकिन बहुत अच्छे से, बहुत एक्सपर्टीज़ है इनकी डेट को मैनेज करने में। तो कहीं ना कहीं अपने इस 2 स्किल्स को यूज़ करके ये ऐसी इंडस्ट्रीज़ में घुस पा रहे हैं जो बहुत कैपिटल इंटेंसिव है और जहाँ पे काफ़ी रेगुलेशंस होती हैं, आसान नहीं है घुसना, ठीक है। तो इंडिया के पास अभी बहुत ही लो हेलीकॉप्टर पेनिट्रेशन डेंसिटी है, 250 से भी कम हमारे पास है रिलेटेड टू इट्स पॉपुलेशन, एंड एक्सपेक्टेड है कि हमें 100 हेलीकॉप्टर्स चाहिए होंगे एनुअली ओवर द नेक्स्ट डेकेड। तो यहाँ पे एक बड़ी अपॉर्चुनिटी इन्हें नजर आ रही है, और इवन इंडियन आर्म फोर्सेस को करीब 1000 से ज़्यादा हेलीकॉप्टर्स की रिक्वायरमेंट है अगले 10 सालों में। तो ये पार्टनरशिप बहुत ज़रूरी है इंडिया के लिए और मेक इन इंडिया के लिए। अब बात करूंगा टैरिफ्स की। टैरिफ्स ऑन पार विद साउथ ईस्ट एशियन राइवल्स। अगर देखोगे आप तो हमारे को एक तो बांग्लादेश और वियतनाम के अगेंस्ट एज मिल गया क्योंकि इनके ऊपर 20% का टैरिफ है, और बाकी कंट्रीज से अगर आप कंपेयर करो तो आप देख सकते हो कि यूके, यूरोप, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ताइवान, इन कंट्रीज को अगर आप हटा दो तो इनके बाद आ जाता है क्या? इंडिया, 18% टैरिफ। और इसके बाद हमारा जो टैरिफ है इन सारी कंट्रीज से हमारे ऊपर कम लगा है। चाइना, साउथ कोरिया, वियतनाम, कंबोडिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, ये सारी कंट्रीज जिनसे हम compete कर रहे हैं, हमारे कंपेटिटर्स हैं ये। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा एडवांटेज है इंडिया के लिए। अब इंडिया यहाँ पे कैसे इसे कैपिटलाइज करता है ये डिपेंड करता है इंडिया पर। तो इट्स नॉट अ बैड डील अगर आप देखोगे ओवरऑल बेसिस पे जो बाकी कंट्रीज को मिला है, क्योंकि आपको बस रिलेटिवली अच्छा करना है, आपको सबसे तेज नहीं दौड़ना है। आपके जो पीछे है, जो साथ चल रहा है, बस आपको उससे आगे निकलना है। अगर आपको अपने गुड्स बेचने हैं तो अगर 20% पे वो दे रहा है मार्जिन पे, तो आप 18% पे अगर बेच पा रहे हो, देन यू विल मेक मनी, यू विल गेट ऑर्डर्स, ऐसा है। तो ये कॉस्ट एडवांटेज कैसे एक्सप्लॉइट करता है इंडिया, वी हैव टू सी। अब रुपया, क्योंकि टैरिफ डील साइन हुई और टैरिफ की वजह से ही लगातार रुपया नीचे जा रहा था, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर्स भी लगातार रुपया बेच रहे थे। तो अब 7 साल में सबसे बड़ा गेन करके दिखा दिया, 1.38% बढ़ा है रुपया और 90.27 पे आ गया है वर्सेस डॉलर। तो यहाँ पे ये बिगेस्ट सिंगल डे गेन है 7 सालों में, जब यूनाइटेड स्टेट्स ने आफ्टर इट हैज अनाउंस्ड अ टैरिफ कट फ्रॉम 50% टू 18%। और अब क्योंकि इकोनॉमिस्ट ये इसे ऐसे समझाएंगे कि क्योंकि रुपया अब भारत में अगर आप देखोगे तो लगातार इसकी डिमांड घट रही थी, ठीक है,
और डॉलर की डिमांड बढ़ रही थी। इसकी वजह से क्या हो रहा था, इसकी वजह से इसकी वैल्यू नीचे जा रही थी। वैल्यू किसकी गिर रही थी, रुपए की, और वैल्यू बढ़ रही थी डॉलर्स की। लेकिन अब क्या होगा, जब टैरिफ कम हो गए तो अब इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ेगा, ठीक है। और जब एक्सपोर्ट बढ़ेगा, हम सामान यूएस को ज़्यादा बेचेंगे पहले से, क्योंकि सामान अब सस्ता हो गया है, यूएस में ज़्यादा जाएगा। तो इससे क्या होगा, डॉलर आएगा इंडिया में डॉलर आएगा हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं सप्लाई अगर आप देखोगे तो हमारे पास डॉलर आएगा, हमारे पास जो हमारे डिफिसिट्स हैं वो कम होंगे, और रुपया अगर आप देखोगे तो इसकी डिमांड बढ़ेगी, और इसका ओवरऑल बेसिस पे जो वेट है, ये मैं कहूँगा इसकी स्टेबिलिटी बढ़िया रहेगी। सो यहाँ पे सिंपल डिमांड सप्लाई होता है। अगर आप एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हो तो आपके पास डॉलर ज़्यादा आते हैं, रिजर्व ज़्यादा रहती है। लेकिन अगर आप नहीं करते हो, बहुत बड़े डिफिसिट्स रन करते हो, तो आपकी जो करेंसी है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर होती है, क्योंकि आपको पेमेंट करना है तो आपको डॉलर और ज़्यादा खरीदना होगा। डॉलर ज़्यादा खरीदोगे, डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी, रुपया और कमज़ोर होगा। सो इट्स वेरी सिंपल, डिमांड एंड सप्लाई। ऐसे में अगर आप देखोगे, हालांकि रुपया एक रेगुलेटेड करेंसी है, लेकिन आरबीआई इस तरीके से सपोर्ट नहीं कर सकता कि इसको बिल्कुल रोक दे कि नहीं ठीक है अब ये यहीं रहने वाला है। अब कुछ तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट कैपिटल कंट्रोल रखते हैं अपनी करेंसी पे, जैसे कि चाइना ने तो रूल बना रखा है कि 2% से ऊपर नीचे ज़्यादा नहीं हो सकती उसकी करेंसी एक दिन में, ठीक है। ऐसे रूल्स हैं वहाँ पे। तो इंडिया में अगर आप देखोगे रेगुलेटेड है, हालांकि इतनी बड़ी मूव्स आती नहीं है इंडिया में, आरबीआई सपोर्ट करता है। लेकिन ओवरऑल अगर आप बहुत बड़ा डेफिसिट रन करोगे एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का, तो आपका करेंसी जो है वो कमज़ोर होगा, आप फॉरेन एक्सचेंज आपके पास कम आएगा। और एफआईआईज इंडिया में क्या कर रहे हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स भी फिर वो सेल कर रहे हैं तो रुपया मिल रहा है उन्हें, रुपये से फिर वो डॉलर खरीद रहे हैं, तो डॉलर की ही डिमांड बढ़ रही है। तो ये सारी चीज़ें अक्यूमुलेट करके रुपये को लगातार प्रेशर करती हैं और रुपया और कमज़ोर होता रहता है। तो यही इस आर्टिकल में है। तो सेंटिमेंट और फंडामेंटल दोनों तरीके से ड्रिवन है ये रिकवरी जो हमें देखने को मिली है। एंड ये 89 to 91.5 के बीच में आ सकता है मार्च एंड तक, ये इनका कहना है। कंप्लाई, ऑप्ट और ऑप्ट आउट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे अच्छे से धमकाया है हमारे मेटा और व्हाट्सएप को। अब क्यों धमकाया है, क्योंकि दोनों बड़ी फेमस कंपनीज हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने कहा है कि उनको लॉ ऑफ लैंड, जो इंडिया के लॉज हैं, अगर इंडिया में ऑपरेट करना है तो उन्हें फॉलो करना होगा, और अगर आप नहीं कर सकते हो तो आप मत काम करो यहाँ पे, आप यहाँ से चले जाओ। इन्होंने कहा है कि हम आपको नहीं परमिट करेंगे कि आप इंडिया का पर्सनल डेटा जो है आप एक्सप्लॉइट करो। ये तब आया ये रिमार्क जब एग्जामिन करने में सॉरी, ऐसे का रिमार्क आया है while examining challenges to penalties imposed over WhatsApp's 2021 privacy policy. तो you opt out of the country, withdraw your facilities from here because you're creating a monopoly in the market. इनका कहना है कि आप मोनोपोली बना रहे हो इंडिया में। एंड इनका ये कहना है कि 213.4 करोड़ की जो पेनल्टी है इम्पोज की गई है कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा, ये हम अपहेल्ड करेंगे, ये आपके ऊपर लगनी चाहिए। तो सीसीआई ने इनके ऊपर 213 करोड़ की पेनल्टी लगाई थी। तो इनका कहना है आपके पास कंप्लीट मोनोपोली है, एंड आप कह रहे हो कि आई एम गिविंग योर चॉइस, ईदर यू वॉक आउट ऑफ व्हाट्सएप पॉलिसी और विल शेयर द डेटा। तो व्हाट्सएप पे जो पॉलिसी थी, प्राइवेसी पॉलिसी ऐसी थी कि या तो हम तो आपका डेटा शेयर करेंगे, और अगर आप नहीं चाहते हो कि आपका डेटा हम शेयर करें तो आप व्हाट्सएप छोड़ दो, आप व्हाट्सएप डिलीट कर दो। तो इस तरीके से आप इंडिया में काम नहीं कर सकते हो, ऐसी प्राइवेसी पॉलिसी आप नहीं रख सकते हो। एंड यहाँ पे यू आर बॉट बाय फेसबुक, टुमारो फेसबुक विल बी बॉट बाय समबडी एल्स एंड यू विल ट्रांसफर द डेटा। ये डेटा पता नहीं किसके पास जाता रहेगा, तो हम तो ये नहीं होने देंगे, ये कहना है चीफ जस्टिस का। एंड इन्होंने कहा कि साइलेंट कस्टमर्स हैं जो अनऑर्गेनाइज्ड हैं, एडिक्टेड हैं सिस्टम को, तो कोई अगर आदमी रिमोट विलेज में है, तमिलनाडु के, बिहार के, कैसे वो इस डेंस पॉलिसी लैंग्वेज को समझेगा जो व्हाट्सएप यूज कर रहा है। तो आप तो उसके जो राइट्स हैं उसको डैमेज कर रहे हो, उसको तो पता नहीं चलेगा ना वो क्या कर रहा है। तो इन्होंने कहा कि जो व्हाट्सएप है उसने अंडरटेक किया था नॉट टू बार यूजर्स जिन्होंने एक्सेप्ट नहीं की 2021 की पॉलिसी इन अ पैरेलल प्रोसीडिंग। तो जो नहीं कर रहा था एक्सेप्ट, उन्हें भी ये काम व्हाट्सएप यूज करने दे रहे थे। तो पर्सनल डेटा जो है ना कि सिर्फ बेचा जाता है, ये कमर्शियली एक्सप्लॉइट भी किया जाता है व्हाट्सएप द्वारा, ठीक है। तो ये दिस इज अ वेरी बिग रिवील यहाँ पे कि किस तरीके से एवरी सेल ऑफ डेटा अगर आप देखोगे इंडिविजुअल का हो, रिस्पेक्ट ऑफ प्राइवेसी, उसकी एक वैल्यू है। अब कंपनी उसे कमर्शलाइज कर रही है, बेच रही है, कंपनीज को दूसरी कंपनीज को दे रही है, विच इज नॉट गुड थिंग। एंड इनका ये कहना है कि वी विल लुक एट वैल्यू ऑफ यूजर फुटप्रिंट्स शेयर विद मेटा एंड रिजल्टिंग टारगेटेड एडवर्टाइजिंग एडवांटेज। तो टारगेटेड एडवर्टाइजिंग के चक्कर में ये भी जानना चाहते हैं कि भाई आप किस टाइम खाते हो, सोते हो, किस टाइम नहाते हो, कब ऑफिस जाते हो, दे वांट टू नो एवरीथिंग। तो इनका ये कहना है कि ये एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है, व्हाट्सएप मैसेजेस नहीं देख सकता जो यूजर्स एक दूसरे को भेज रहे हैं। लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट बहुत ज़्यादा इनसे नाराज है। तो दिस इज अबाउट व्हाट्सएप, मेटा एंड फेसबुक। आज के लिए बस इतना ही है।
जो चीज़ें थी मैंने सारी कवर कर दिया है। इफ़ यू लाइक सच काइंड ऑफ वीडियोज़ देन यू शुड सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड यू शुड लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।